आरएस में मुख्य परीक्षा में मैं आपसे हमेशा कहता हूँ उत्तर जो है ना उसका एक जैसा पैटर्न रखो आप, ताकि परीक्षा में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे लोक प्रशासन है ना, एक छोटा सा टॉपिक है, चाहे व्यवहारवाद पूछे चाहे मैक्स वेबर की नौकरशाही पूछे, तो आप लिखोगे क्या? जैसे व्यवहारवाद पूछे है ना, तो सबसे पहले तो आप समय बताओ, किस समय की विचारधारा है, आप समय बताओ। फिर बाद में उसके प्रतिपादक कौन है, जैसे प्रतिपादक बताओ। फिर आपको इसके और अन्य प्रमुख विचारक कौन से हैं, तो और प्रमुख विचारक हो जाएंगे। फिर इसकी विचारधारा की प्रमुख तत्व कौन कौन से पॉइंट हैं, ठीक है। जैसे आप 50 शब्दों में व्यवहारवाद पूछे तो आप कहोगे 1930 के दशक के अंदर शास्त्रीय विचारधारा के विरोध के रूप में उदित एक नवीन विचारधारा जिसका प्रतिपादन हर्बर्ट साइमन ने किया, और कोष्टक में चेस्टर, बर्नार्ड, वाल्डो ये भी लिख सकते हैं, ठीक, उन्होंने प्रतिपादन किया। अब आप बताओगे विचारधारा के तत्व क्या है, तो ये कहोगे ये विचारधारा मानव व्यवहार के अध्ययन की बात करती है, ये या और शॉर्ट में कहना चाहो तो मानव व्यवहार के अध्ययन की, कोमा वैज्ञानिक अध्ययन की, कोमा सूक्ष्म अध्ययन की, वैचारिकता से व्यवहारिकता, एकाग्रता से समग्रता, एक दृष्टि से अंतः निर्भर दृष्टि की और जोर देती है, या इस बात पे जोर देती है, या इन तत्वों पे जोर देती है, या ये इसकी विशेषताएं, जो भी आपकी फ्रेमिंग है, जिस रूप में भी आप करना चाहो, पॉइंट ले लो इसकी, या यूं कह दीजिए, या तो कह दो इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, फिर बता दो, या कह दो कि मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन अंतः निर्भरता है ना, तथ्यों पर जोर जैसी विशेषताओं से युक्त है। तो जो भी फ्रेमिंग करो एक जैसी फ्रेमिंग रखो, ताकि आपको परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक जैसा पैटर्न रहेगा, ठीक है। अब ये सवाल मैक्स वेबर की नौकरशाही में पूछ लिया, तो आप बताओ इस दशक के अंदर प्रतिपादित मैक्स वेबर द्वारा, जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही की विचारधारा तार्किक और आधुनिक परिघटना है, ये बता दो। इसके बाद में को मैक्स वेबर ने नौकरशाही की विशेषताओं में तार्किकता, युक्तिसंगतता, निष्पक्षता, विधि के शासन, इन चीज़ों पे जोर दिया। 6-7 जो विशेषताएं हैं वो बता दो, ठीक है। इसी तरीके जैसे मान लो हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के अंदर संथाल विद्रोह है, तो फिक्स रखो सबसे पहले के साहब जनजातीय विद्रोह, फिर साल बताओ कि साहब ये संथाल विद्रोह का साल था, फिर नेतृत्व किसने किया, सिद्धू और कान्हू ने जो नेतृत्व किया था, फिर उसका महत्व क्या, ये महत्व है। अब जैसे ये सन्यासी विद्रोह पूछ लिया, ठीक है, अब संथाल विद्रोह पूछ लिया, और ऐसे संथाल विद्रोह के बाद में सन्यासी विद्रोह पूछे, तो सन्यासी विद्रोह में भी वही बात है कि सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, है ना, किस किताब में इसका वर्णन किया गया, क्या इसका प्रभाव पड़ा। तो एक जैसा फ्रेमिंग रहेगी, एक जैसी सोच शैली रहेगी ना, तो परीक्षा में आपको सोचने में समय नहीं लगेगा। इसी तरीके से जैसे एक छोटा सा टॉपिक है भारत में गुड गवर्नेंस, ये पूछा आपसे, तो मुख्य परीक्षा के जो टॉपिक है दोस्तों लिमिट के टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। रोज आप लिखोगे, फ्रेमिंग करोगे, तो एक समय में आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जब आपकी ड्राफ्टिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक। जैसे बात कर रहे हैं गुड गवर्नेंस की, तो सबसे पहले तो 15 शब्दों में बताओ कि गुड गवर्नेंस है क्या। तो बताओ वर्ल्ड बैंक के अनुसार गुड गवर्नेंस ये है, ठीक। तो गुड गवर्नेंस क्या होता है? गुड गवर्नेंस का मतलब जहाँ विधि का शासन हो, शासन में स्मार्ट का भाव हो, मतलब सेंसिटिव हो, मैनेजरल हो, अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, रेस्पॉन्सिबल हो, जनता की जो भागीदारी, तो सारी जो विशेषताएं उनकी बात कर दो, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की शॉर्ट में परिभाषा दे दो, फिर उसके तत्व बताओ। जैसे अभी मैंने ये तत्व बताई, तो ये गुड गवर्नेंस के तत्व है, संवेदनशीलता होती है, पारदर्शिता होती है, जनता की भागीदारी होती है, ये हो गया। फिर टॉपिक है भारत में गुड गवर्नेंस, तो आप बताओ भारत में गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या किया जा रहे हैं। तो 6-7 जो प्रोग्राम, 8 प्रोग्राम या जो पॉइंट आपको याद है कि साहब गुड गवर्नेंस के लिए पारदर्शिता के लिए संस्थाओं की स्थापना की गई है, सूचना का अधिकार जैसा एक्ट है, सोशल ऑडिट जैसी टेक्निक है, तो उस तरीके से आप बताओ। तो कहने का मतलब है मुख्य परीक्षा के अंदर एक जैसा पैटर्न रखोगे, आप मेंटल एक्सरसाइज करोगे, है ना, तो आप उत्तर टू द पॉइंट लिखोगे और विषय से कभी भी भटकोगे नहीं।